हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस। मैं अमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं करा रहा था फिजिक्स का अनसॉल्व्ड, जिसके मैंने 2 पार्ट करा दिए थे। सेट फर्स्ट में करा रहा था, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड 2 मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके कंप्लीट हो गए थे। अब इस वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से आपका स्टार्ट होगा। 8 और 9, 8 में 2 क्वेश्चन है, 9 में 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है आपके पास में। बट करने आपको 2 ही क्वेश्चन है, वो चारों क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, आपको लगभग पहली या दूसरी मार्च को पेपर भी लगा हुआ है फिजिक्स का, तो उसके अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपको अनसॉल्व्ड करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर आप ये बेहतरीन कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप बढ़िया सा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था हमसे कि सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ बराबर NIAB होता है। टाउ बराबर NIAB होता है। यहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। टाउ बराबर NIAB आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोगों को करना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास में है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास में है। हम आपको ये फिगर फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो घबराएंगे कोई लोग नहीं। फिगर मैं आपको सबको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है टाउ बराबर NIAB, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को बताना था। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, समझो फिगर को समझ लो थोड़ा सा, कि ये हमारे पास में N चुंबक है और ये हमारे पास में S चुंबक है। ये NS चुंबक हमारे पास में है। इस पर मुझे एक आयताकार कुंडली रखनी है। ठीक है, क्या रखनी है? एक आयताकार कुंडली रख देनी है। इस धारावाही चुंबक में एक कुंडली रख दो और इसमें ऐसे कर देते हैं। इस कुंडली को PQRS नाम दे देते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक धारा बहेगी, ऐसे धारा बहेगी, यहाँ धारा आएगी और यहाँ धारा जाएगी। ठीक है, अब इस कुंडली में इसका नाम दे दो A और ये नाम दे दो B, क्योंकि आयताकार कुंडली है तो तुम्हें कोई ना कोई तो काम करना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? मैंने क्या कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही कुंडली रखी जाती है, इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयत्न करता है। इस कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयत्न करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र आपके पास में है। N से S सिरे में चुंबकीय क्षेत्र आपको पता है कि हमेशा N सिरे से निकल करके S सिरे में जाती हैं, तो N से S की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। ये धारावाही एक कुंडली है। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को अपनी अक्ष पर घुमाने का प्रयत्न करता है। उसी से हमको ये निकालना है टाउ की। टाउ का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में? NIAB। तो घबराएंगे नहीं, बने रहेंगे हमारे साथ में GI क्लासेस के साथ में, और हम आपको कराने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप देखो, थोड़ा प्रयास करो। देखो, सबसे पहले आप करना क्या है कि एक क्षेत्र बना लेने, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें एक आयताकार कुंडली आपको रख लेनी है। इस आयताकार कुंडली में बताया गया है कि बल आघूर्ण कार्य करता है। सभी को एक फार्मूला पता होगा। देखो, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, F बराबर IBL sin थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा है? जिसने पढ़ा उसके लिए तो सो फार सो गुड है। अगर हमको दिशा निकालनी होती है तो I बराबर L क्रॉस B से निकालते हैं, क्योंकि ये इसका सदिश रूप है जब हमको दिशा ज्ञात करनी होती है। ठीक, दिशा ज्ञात करने के लिए सदिश रूप होता है। आप समझो सबसे पहले कि हमको यहाँ से लेकर के इस PQ अक्ष में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस PQ, P से लेकर के Q तक ये देखना है तुमको। एक चीज़ गौर करो कि धारा यहाँ पे ऐसे है, ये और ये है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री का है। तो इस पर देखो पहले कितना बल कार्य कर रहा है। जब हम इस पर
कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर पहले हम बल निकालते हैं कि कितना कार्य करेगा आकर के। तो देखो इसी वाले फार्मूले में तुम पुट करोगे तो F बराबर आपका FPQ निकाल रहे हो तो FPQ लिख देना यहाँ पे बराबर I तो धारा ही है, B चुंबकीय क्षेत्र है, लंबाई क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने लंबाई को A मान रखा है, और साइन थीटा, और साइन थीटा मैंने अभी तुमको बताया कि ये हमारे पास में धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इनके बीच में कोण जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये निकल के आएगा IBA, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये FPQ निकल के आ गया। ये आपकी पहली बात हो गई। मतलब इस पर जो बल लगेगा वो FPQ लगेगा। कितना? FPQ ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, लिख देंगे। अब बात करनी होती है कि इस पर जो बल है वो किस दिशा में लगेगा करके। तो दिशा निकालने के लिए आपको ये वाला नियम आना चाहिए कि I को लगभग हम मान लेते हैं L के बराबर। किसके? L के बराबर। तो जिधर हमारे पास में L है उधर आपको कर देनी है उंगलियां। जिधर हमारे पास में I को L के बराबर मान लेंगे तो जिधर हमारे पास में धारा बहती है उधर हमको उंगलियां कर देनी है। ये उंगलियां धारा की दिशा में, सामने चुंबकीय क्षेत्र, सामने चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को घुमाओ, अंगूठा बता देगा बल की दिशा को। जिधर हमारे पास में धारा बहती उधर उंगलियां करनी है, सामने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाना है, अंगूठा अंदर की ओर आ रहा है, मतलब इस पर जो बल है वो अंदर की तरफ लग रहा है। कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। अगले शब्दों में आ जाओ। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम बल निकालोगे आकर के, तो FQR जब हमको निकालना होगा Q से लेकर के R तक, तो फिर यहाँ से देखो कि ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र, सामने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, और इधर ही हमारे पास में धारा है, धारा भी इधर है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है। मतलब थीटा को जो मान होगा यहाँ पर वो 0 डिग्री होगा, और आप जब थीटा का मान 0 डिग्री यहाँ रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये पूरा मान 0 हो जाएगा। मतलब FQR पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी बात समझो, आगे वाली बात समझो, फिर आगे समझ जाओ। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आएंगे हम। अब देखो यहाँ धारा की दिशा नीचे है, धारा की दिशा नीचे है, चुंबकीय क्षेत्र सामने है, तो दोनों के बीच में कोण कितना हुआ? ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया। तो फिर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप F से लेकर के R से S निकालोगे तो फार्मूले में रखोगे IBL IB, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना मान ये था A, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका बल निकल के आएगा IBA। दोनों बल निकल के आ गए। इस पर भी एक बल लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, ये तुमको निकालना है। दिशा निकालनी है बल की, किस दिशा में लगेगा। तो काम आपको वही करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। हाथ को इधर उधर, वही हाथ जैसे आप यहाँ पर धारा बह रही थी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा अंदर की तरफ। अब यहाँ धारा नीचे की तरफ बह रही है, धारा कहाँ है? नीचे की तरफ। तो ये उंगलियाँ आपको नीचे की तरफ करनी है, ये उंगलियाँ जो हैं वो नीचे की तरफ कर लेनी है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमानी। चुंबकीय क्षेत्र सामने है, धारा की दिशा नीचे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाओ, अंगूठा बताएगा बल की दिशा। तो अंगूठा इस पर बाहर की ओर आ रहा है, तो मतलब इस पर जो बल लग रहा है FRS वो कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ। अब फिर वही बात करोगे, ये धारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालोगे तो ये इधर की तरफ है, बल सामने की तरफ है, तो ये एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगे। साइन 180 का मान फिर 0 हो जाएगा। मतलब इस पर और इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा करके, ठीक। अब जो कार्य करने वाला तुम्हारे पास में, मान लो कि ये है हमारे पास में आयताकार कुंडली, इस पर एक बल बाहर की तरफ है, ये ऐसे लग रहा है, एक बल अंदर की तरफ ऐसे लग रहा है। ये दोनों बल आघूर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बल आघूर्ण। यही लिखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। जब दो बल, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण कार्य करता है। तो ये हो गया अंदर की तरफ, ये हो गया बाहर की तरफ। अब ये कुंडली अपनी अक्ष पर ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब कुंडली अपनी अक्ष पर घूमना स्टार्ट हो जाती है, घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाती है, अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से हमको निकालना क्या है? निकालना तो टाउ बराबर NIAB है। दो बल हमें पता चल गए, एक बल अंदर की तरफ, एक बल बाहर की तरफ। अब फार्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, टाउ बराबर, ठीक है, बल गुणे क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये कक्षा 11 में आपको पढ़ाया जाता है। टाउ बराबर बल गुणे क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत
दूरी। ये फार्मूला आपको कक्षा 11 का फार्मूला है, ठीक है, कि बल आघूर्ण जब कार्य करते हैं तो हम कैसे काम करते हैं आकर के। अब समझो, बल है तो बल किसी भी एक रख दो, क्योंकि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं परंतु दिशा में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। देखो ये भी IBA है और ये भी IBA है, परिमाण में दोनों बराबर हैं बट एक की दिशा अंदर है, एक की दिशा बाहर है। कोई भी बल आप रख देंगे आकर के तो टाउ बराबर IBA और इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। अब जब भी आप इस कुंडली को ऊपर से देखेंगे तो आपको सिरा दिखेगा ये वाला सिरा आपको दिखेगा B वाला, ठीक है। तो B जब सिरा आपको दिखेगा तो B आपको ऐसे बना लेना है। स्लाइड चेक कर लें 1 मिनट, दिखता है यहाँ तक कि नहीं दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी Q से लेकर के R तक, ये Q है ये R है, इसके बीच की दूरी कितनी है, B मान रखी है तुमने, B ही तो माना है। अब देखो इस Q पर बल अंदर की तरफ है, मतलब इस बल को ऐसे मान ले, ऐसे लग रहा है FQR FPQ या QP, और एक बल इस पर लग रहा है नीचे की ओर FRS ऐसे बल लग रहा है ना, यही तो है। अब इन क्रिया रेखाओं को ऐसे बना दो, इधर बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो ऐसे, तो इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, B है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, B लिखोगे। तो टाउ बराबर IBAB, और AB ये क्या है, A है और ये क्या है, B है। तो इस ये क्या है, आयताकार कुंडली थी, तो आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल अगर निकालोगे A तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो A बराबर A क्रॉस B। तो जहाँ AB लिखा है उसकी जगह पे आपको लिखना है IBA, ये लिख देना है। अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो, क्या हो जाए, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर NIA, n से गुणा करा देना है, IAB ऐसे लिख देना है। तो टाउ बराबर NIAB, ये आपका प्रूफ हो गया। यही आपसे कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि किसी समरूप त्रिज्यमुखी क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण जो होता है वो टाउ बराबर NIAB होता है। ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको बेहतरीन तरीके से। समझ में आ गया सभी को? अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन पूछा था। अब देखो इसी के अथवा में आ जाओ, इसी का जो अथवा वाला पार्ट है आपका उसमें आ जाते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। सारे अनसॉल्व सॉल्व कर लो, बढ़िया नंबर आ जाएंगे तुम लोगों के, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हमको तो पता है किस मास्टर ने कितना तुमको पढ़ाया है, ठीक। अब देखो इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है अथवा वाला, बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल है 8 का अथवा वाला, बढ़िया न्यूमेरिकल आपसे दिया गया है अथवा में, ठीक। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में एक कांच का गोला बनाओ। ये है आपके पास में कांच का गोला, यहाँ पर इसका केंद्र होगा, तो ये इसका डायामीटर हुआ, व्यास हुआ, इसको हम C मान लेते हैं क्योंकि वक्रता केंद्र कहते हो। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है तो इसकी त्रिज्या तुमको 3 सेंटीमीटर माननी है, व्यास इसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसका अपवर्तनांक तुम्हें दिया गया है, ठीक। गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब यहाँ इस केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वायु का बुलबुला है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट मान लो जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। व्यास की दिशा में देखने पर, व्यास की दिशा में, ये व्यास है, इसकी दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अरे तो बहुत मज़ेदार सवाल है। सोचो कि ये कांच है, ये ऊपर एयर है, हम कांच से बाहर जा रहे हैं, तो ये इस बुलबुला ऐसे जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगा, यहाँ पर मुझे अभिलंब की ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे वक्रता केंद्र से मिलेगा, और ये सीधी रेखा जाती है ऐसे डॉट डॉट, लेकिन ये कहीं काटेगी नहीं, तो इसको हमको पीछे बैक करके लाना होगा। तो ये इमेज तुमको बतानी है स्थिति की कहाँ पर होगी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब इसका तुम अपने आप में नामकरण संस्कार कर लो कि जो AB था ये व्यास था हमारे पास में, बाकी तो मैंने नाम आपको लिख ही दिए हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो अपवर्तनांक दिया गया है वो कांच का दिया गया है, ANG जो तुम्हें दिया गया वो 1.5 दिया गया है,
कांच का अपवर्तनांक दिया गया है तुम्हें, एन की वैल्यू दी गई है, ठीक है। एन की वैल्यू तुम्हें दे दी गई है 1.5 और रेडियस तुमको दी गई है 3 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो यहाँ वक्रता केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर वस्तु स्थित है, ये वस्तु है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो OC की अगर हम बात करें तो OC 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के AC की अगर हम बात करें, अगर हमको निकालना हो A से लेकर के O तक दूरी निकालना है तो AO निकालने के लिए AC माइनस OC, AC में से OC को माइनस कर देना है। AC है 3, OC है 1, तो बचेगी 2 सेंटीमीटर जो होगी वस्तु, और वस्तु को माइनस में लिखते हैं। ये U का मान तुमको दिया गया है। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई। अब अच्छा देखो, यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक दे रखा है तुमको, GNA का मान दे रखा है, तो तुम निकालोगे GNA जो हमारे पास में होता है वो 1/ANG होता है, यही होता है हमारे पास में। क्योंकि भैया यहाँ कांच से हमको एयर में जाना है, अपवर्तनांक तुमको वायु के सापेक्ष कांच का दे रखा है, तो थोड़ा सा तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो GNA निकालने के लिए 1/, ये ANG का मान है, किसका मान है, ANG का मान है। नीचे रख देना 1.5, पॉइंट हटा देना, 0 बढ़ा देना, 5 3 15, 5 दूना 10। तो GNA का मान आपका निकल के आ गया 2/3, ये निकल के आ गया। आपको U पता हो गई, आपको R पता है। अब अपवर्तन के लिए फार्मूला आपके पास में क्या होता है, ये कौन बताएगा कि अपवर्तन के लिए लेंस का सूत्र, अपवर्तन के लिए लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र कौन बताने वाला है, N/V माइनस 1/U बराबर में N-1/R। कौन बताएगा, कितना बेहतरीन सा है, यही होता है ना N-1/R, N-1/R। सारे मान दिए गए, तुमको बस इमेज की स्थिति बतानी थी कि जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा करके, V का मान आपको बता देना है। सारे मान आप रख दीजिए। अपवर्तनांक तुमको पता है GNA अभी तुमने निकाला कितना, 2/3, तो 2 अब बटे में 3 लिखोगे तो 3V आ जाएगा, माइनस 1/U, U का मान आपका दिया गया है -2 बराबर में N का मान है 2/3 माइनस में 1 और बटे में लिखा है R की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 3। अब इसे कैलकुलेशन कौन कौन कर सकता है, इसको कौन कौन बताएगा भैया, कैलकुलेशन कौन कौन कर लेगा, हैं, कैलकुलेशन आती कि नहीं आती है, हम ही सब कुछ बताएं यहाँ करके। कैलकुलेशन इसकी कौन कौन कर लेगा ये बताओ, जो कैलकुलेशन कर ले वो बताए। कैलकुलेशन कर लेना, समय इन्वेस्ट नहीं है करना है, यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। और आपको V का मान पता चल जाएगा, V का मान यहाँ से निकाल लेना कैलकुलेट करके, सब कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ तुम्हें इधर से ही बताना था, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था तुमसे कि निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है, तो निकटतम पृष्ठ तो यहाँ से पड़ेगा। अगर दूर बिंदु से बोलता तो यहाँ से तुमको बताना पड़ता, ठीक है। तो निकटतम पृष्ठ यहाँ से पड़ रहा है, व्यास के अनुदिश मुझे देखना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक। सॉल्व कर लेंगे सभी लोग, सॉल्व कर लेना इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें, ठीक है। ज़्यादा समय ना इन्वेस्ट करें, जल्दी से जल्दी हो जाएगा तुम्हारे पास में। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आप सभी लोग आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने देखो लिख दिया है आपके पास में, अन्योन प्रेरण गुणांक की क्या परिभाषा होती है और कैसे ये वर्क करता है हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था आपके पास में कि अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है, तो अन्योन प्रेरण से अभिप्राय, सबसे पहले आपको अभिप्राय बताना था कि अन्योन प्रेरण का अभिप्राय होता क्या है अपने पास में। तो हम 2 कुंडलियाँ लेते हैं, ये आपके पास में प्राथमिक कुंडली है, इसको आप क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली बोलें तो ये प्राथमिक कुंडली है, और ये आपके पास में द्वितीयक कुंडली है, क्या है, इसको बोलते हैं हम द्वितीयक कुंडली, ठीक। ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली। अब समझो, नाम से समझो, अन्योन प्रेरण। अन्योन का मतलब है कि एक में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरे में धारा अपने आप प्रवाहित होगी। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के कारण होता है। ये हमारे पास में प्राथमिक कुंडली है, यहाँ पे जो फेरे हैं वो N1 है, यहाँ पर जो फेरे हैं वो N2 हैं। यहाँ का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φ1 है, यहाँ का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φ2 है। इसमें जो धारा है वो I1 है, इसमें जो धारा है वो I2 है, ठीक है। सब कुछ चेंज है। करना क्या है कि ये हमारे पास में एक कुंडली है, इसी के समीप एक ये कुंडली रख देनी है। ये जो क्रिया होती है ये तुमको ट्रांसफार्मर में देखने को मिलती है।
कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, यही तो आपको पढ़ाया गया है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कि हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और दूसरी कुंडली में विक्षोभ देखने को मिलता है। तो यही मैंने लिखा है अन्योन प्रेरण गुणांक कि किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है होने की घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। जब आप एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और ये जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा जो धारा को प्रेरित करता है। पढ़ ही रखा है तुम सभी लोगों ने। ठीक है, तो ये था इसका अन्योन प्रेरण गुणांक। और ये φ2 इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, इस कुंडली में परिवर्तन होता है इसके कारण, इसकी धारा के कारण। तो विक्षोभ इसमें मिला इस धारा के कारण, तो वही φ2 अनुक्रमानुपाती I1 लिखा जाता है क्योंकि धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, परिवर्तन इसमें मिलता है। परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथिकाओं में दूसरी वाली कुंडली में होता है। तो φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 और जब इसका निशान हटाते हैं तो ये M आता है और इसी M को हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण। इसी को क्या बोला जाता है? अन्योन प्रेरण। ये हो गई आपके अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है इसको हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। ये इसका एक उदाहरण है। ठीक है, फिर देखो उसी के आगे क्वेश्चन लिखा था कि दो समतल कुंडलियों के अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। समतल कुंडलियां आपके पास में हैं तो हम मान लिए हैं कि माना A1 व A2 त्रिज्या की दो समतल वृत्ताकार कुंडलियाँ हैं, एक दूसरे के समीप रखी गई हैं। माना A1 व A2 त्रिज्या की समतल दो कुंडलियां हैं जिनका क्या है, एक दूसरे के समीप रखी गई हैं। तब मान लेते हैं कि जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या N1 है, जो द्वितीय कुंडली है इसमें फेरों की संख्या N2 है। पहले में धारा I1 होगी, दूसरे में धारा I2 होगी। ये ध्यान रखना है, धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, विक्षोभ यहाँ देखने को मिलता है, तो इसके कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो φ2 में परिवर्तन होता है किसके कारण? I1 के कारण। ये तुमको ध्यान रखना है अन्योन प्रेरण में। ठीक, अब जब हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तब कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B बराबर μ0 N/2R। R यहाँ क्या है? त्रिज्या है, तो इसको मैंने A1 R1 R2 ना मान करके A1 A2 माना है, तो A1 हो जाएगी। ये हो गया आपके पास में। अब आपको क्या करना है आगे कि माना यह चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली के संपूर्ण तल पर एक समान है। जो चुंबकीय क्षेत्र ये होता है ये द्वितीय कुंडली के संपूर्ण तल पर एक समान रूप से समतलित होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र B के कारण द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इसके कारण φ2 के कारण, फाई बराबर BA cos थीटा होता है, तो φ2 हमको निकालना है तो BA हो जाएगा। और B तुम निकाल चुके हो चुंबकीय फ्लक्स, ये वाला मान उठा करके आपको यहाँ पे रख देना, इतना ये मान रखा आपके पास में। A क्षेत्रफल है, वृत्ताकार कुंडली है तो उसका क्षेत्रफल πr² होता है, तो πr² लिखा गया है। इसको अलग कर लिया गया है, μ0/2 लिख दिया गया, इसको अलग लिख दिया गया है और यहाँ से N1 I1 अलग कर दिया गया। अब क्या किया गया? कुंडली के बीच अन्योन प्रेरण, कुंडली के बीच जो अन्योन प्रेरण होता है वो फार्मूला होता है M बराबर N2 φ2 बटे में I1। ये फार्मूला निकल के आता है कुंडली के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर N2 φ2 बटे में I1 मान तुम्हारे पास में है किसका? φ2 का निकाल लिया है, वो φ2 का मान तुम्हें यहाँ पे रख देना है और कैलकुलेट कर लेना है, तो फार्मूला तुम्हारा ये बन के आ जाएगा। और यही हो गई हमारे पास में अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए परिभाषा भी मैंने बता दी आपको। और कैसे ये समतल समाज कुंडलियाँ दो होंगी, समीप में रखी होंगी, तब उन पर कितना हमारे पास में अन्योन प्रेरण गुणांक होगा उसका सूत्र ये निकल के आएगा। यहाँ पर A1 A2 क्या है? त्रिज्या है हमारे पास में, N1 N2 क्या है? फेरों की संख्या है, और I1 I2 क्या है? धारा है। आगे बात समझ में, ये पूरा क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, बढ़िया पूछा गया है। अब अच्छा, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बढ़िया है, आपसे पूछा है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो कौन कौन इसको बताएगा कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन,
नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग समान द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। नाभिकीय क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। ठीक है। अगर हम 92 यूरेनियम 235 पर 0 न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो 92 यूरेनियम 235 जो तुम्हारा है वो 56 बेरिलियम किस में टूटेगा? 144 और 36 क्रिप्टॉन 89 क्रिप्टॉन में टूट जाता है। ठीक है। एक बार फिर से सुन लो कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों को ग्रहण करके लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक, ये था तुम्हारे पास में नाभिकीय विखंडन। यहाँ पर एक रिएक्शन आती है वो आपको लिखनी होगी। और आता है तुम्हारे पास में नाभिकीय संलयन। फिर बात आती है नाभिकीय संलयन की कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो जब दो अथवा दो से अधिक हल्के नाभिकीय संलयन, नाभिक का संलयन करना है, वहाँ नाभिक का विखंडन करना था। ठीक है। कि जब दो अथवा दो से अधिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, हल्के, ठीक है, हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। फिर से आप लोग समझेंगे कि जब दो अथवा अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास में 1H2 + 1H2 मिल करके 1H3 बना लेता है और 1H1 को अलग और प्लस कुछ ऊर्जा उसमें से मुक्त कर देता है। तो ये था नाभिकीय संलयन और ये वो था नाभिकीय विखंडन, वो आपको बताना था। ये चारों क्वेश्चन आपके सेट के हो गए। ठीक है। ये आपका सेट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से आपको सेट नंबर 2 कराएंगे आकर के। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को एक बार आपको पढ़ लेना है कायदे से। ठीक, उसको ध्यान देना। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे आएगा, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा, अब जो तुम्हें मिलेगा सब न्यूमेरिकल मिलेगा करके। ठीक, तो वो आप बनाए रखेंगे, न्यूमेरिकल लगाए रखेंगे। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, कब न्यूट्रॉन टूटते हैं, कब अपार ऊर्जा निकलती है, आपको रिएक्शन वगैरह सब कुछ लिख देना है इसमें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इतना क्या पूरा सेट आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे कल शाम 7 बजे और सेट नंबर 2 लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। सेट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है।